हेलो बच्चों, जस्ट इन स्टडी कर में आपका स्वागत है। आप देख रहे यूट्यूब पर जस्ट इन स्टडी कर। यहाँ कक्षा 8वीं से कक्षा 10वीं तक का सभी विषयों का समाधान आसान भाषा में मिलता रहता है। यदि आप भी चाहते हैं किसी विषय वस्तु का समाधान सबसे पहले आपको मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर कर दें। चूँकि यहाँ पे सभी विषयों का समाधान आसान भाषा में मिलता रहेगा आप लोग को, तो चलिए बिना देरी करते हुए चलते हैं विषय वस्तु की ओर। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आप देखेंगे पाठ 2 से संबंधित प्रश्न उत्तर। आप लोग ध्यान से इसे देखिएगा और समझिएगा और अपने कॉपी में अवश्य रूप से नोट कीजिएगा, क्योंकि यह पाठ जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पाठ है ना। इनमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, हमेशा से पूछता जा रहा है और पूछा भी जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाठ से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु के बारे में। जैसा कि आपको दिख रहा होगा पाठ, अगर हम बात करें पाठ का नाम, तो पाठ का नाम आपको दिख रहा होगा 20 के दांत। ठीक है, आपको दिख रहा होगा 20 के दांत, पाठ का नाम हो गया। चलिए बात कर लेते हैं पाठ के लेखक के बारे में। ठीक है, कुछ बातें हम पाठ के लेखक के बारे में भी जानेंगे। अगर लेखक की बात किया जाए तो आपको दिख रहा होगा लेखक का नाम जो है नलिन बिलोचन शर्मा। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए 20 के दांत के लेखक कौन है या रचयिता कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए बात कर लेते हैं पाठ जो है कैसी विद्या है। आपको दिख रहा होगा पाठ जो है कैसी विद्या है। अगर आपसे पूछा जाए 20 के दांत कैसी विद्या है, तो इसका आंसर होगा कहानी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। 20 के दांत जो है एक कहानी है। चलिए आगे बात कर लेते हैं लेखक से संबंधित कुछ बात और देखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं लेखक के जन्म के बारे में। अगर आपसे पूछ लिया जाता है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो आपका आंसर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। ठीक है बाबू, 18 फरवरी 1916 ईस्वी के किनका जन्म हुआ था, तो ध्यान रखिएगा नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था। और नलिन बिलोचन शर्मा जी किस पाठ के लेखक हैं, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी जो है 20 के दांत के लेखक है, आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार। ध्यान रखिएगा, ठीक है। 20 के दांत कैसी विद्या है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 20 के दांत जो है एक कहानी है। चलिए आगे बात कर लेते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था। हमने जाना लेखक का जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था। अब बात कर लेते हैं इनका जन्म हुआ कहाँ था। ध्यान रखिएगा, इनका जन्म पटना के बदरघाट बिहार में हुआ था। ध्यान रखिएगा, पटना के बदरघाट बिहार में हुआ था। ठीक है, पटना जो है बिहार की राजधानी है, वहीं पे एक जगह है बदरघाट, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म दिनांक की बात किया जाए तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी। चलिए बात कर लेते हैं लेखक की मृत्यु के बारे में। अगर आपसे पूछ लिया जाता है लेखक महोदय अर्थात नलिन बिलोचन शर्मा जी का मृत्यु कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा इनका मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। ध्यान रखिएगा, 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। चलिए बात कर लेते हैं इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इनकी मृत्यु जो हुई थी बदरघाट पटना में ही हुआ था। ध्यान रखिएगा, इनकी मृत्यु बदरघाट पटना में ही हुआ था, ये खास रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। लेखक के बारे में जो भी बताया जा रहा है आपको, इसे आप लोग अवश्य रूप से ध्यान रखेंगे, जहन में हमेशा के लिए बैठा के रखेंगे, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेंगे इनके पिता का नाम क्या था। चलिए बात कर लेते हैं लेखक महोदय अर्थात नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिता का नाम क्या था। अगर इनके पिता के बारे में पूछा जाता है तो इनके पिता का नाम पंडित रामअवतार शर्मा था। ध्यान रखिएगा, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम पंडित रामअवतार शर्मा था, इस बात को आप लोग भूलेंगे नहीं। चलिए आगे बात कर लेते हैं इनके माता का नाम। अगर आपसे पूछ लिया जाता है नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा रत्नावती शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम यानी कि उनके माँ जी का नाम जो था रत्नावती शर्मा था। चलिए आगे बात कर लेते हैं इनकी रचना के बारे में। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है नलिन बिलोचन शर्मा जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग इनकी प्रमुख रचनाओं में से कुछ रचना यहाँ दिया गया है, दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मांडल। ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ तो बच्चों आपने जो देखा ये था लेखक से संबंधित कुछ छोटी मोटी बातें जिससे आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। इनमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल ही जाएगा। तो चलिए अब बात करेंगे पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर। अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर बोले तो इसका आंसर जो होगा 1 से 2 लाइन में हम दे सकते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न का आंसर जो होता है बाबूले 1 से 2 लाइन में हो सकता है। ठीक है, अति लघुत्तरीय का पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, सेन साहब के पुत्र के नाम क्या था। ठीक है, आपने कहानी पढ़ा होगा तो उसमें जाना होगा कि सेन साहब के एक पुत्र होता है, उसका नाम कासू या खोखा होता है। ध्यान रखिएगा, उसका नाम कासू या खोखा हम कह सकते, उसका 2 नाम होता है ना। घर में सब उसे खोखा खोखा के नाम से बुलाते हैं, हालांकि उसका वास्तविक नाम यानी कि असली नाम जो था कासू था, उसे खोखा खोखा कहकर पुकारा जाता है घर में। ठीक है, और सेन साहब के 5 पुत्रियाँ थी। ठीक है, आगे बात करेंगे
पाठ से संबंधित और से कोई चलिए आगे बात करेंगे पाठ से संबंधित और प्रश्नों के बारे में। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 2। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, मदन के पिता का नाम क्या था। ठीक है बच्चों, मदन के पिता का नाम क्या था। आप पाठ का अध्ययन किए होंगे, यानी कि कहानी पढ़े होंगे, तो आपको सारा का सारा याद होगा। ठीक है, मदन के पिता का नाम था गिरधर, ध्यान रखिएगा, मदन के पिता का नाम गिरधर था। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 20 के दांत शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। जैसा कि हमने आपको बताया, पाठ से संबंधित लेखक और लेखक से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में, और यहाँ पे पूछ लिया गया है कि 20 के दांत के शीर्षक कहानी के लेखक कौन है ना। इसका आंसर होगा नलिन बिलोचन शर्मा, ध्यान रखिएगा। 20 के दांत शीर्षक कहानी के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा होंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। आगे प्रश्न क्या कह रहा है, लेखक के पिताजी राम अवतार शर्मा किस भाषा के विद्वान थे। इसका आंसर हो जाएगा दर्शन और संस्कृत के, ध्यान रखिएगा। लेखक महोदय अर्थात नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिताजी जो थे किस भाषा के विद्वान थे, तो ये वो थे दर्शन और संस्कृत भाषा के विद्वान, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, सेन साहब की पुत्रियों से सोसाइटी के तरीकाएं क्या सीख सकती है। इसका आंसर लिखेंगे मुस्कुराहट। ठीक है, सेन साहब की जो 5 पुत्रियां थी वो काफ़ी सुशील, सरल और नरम मिजाज की लड़कियां थी, और सोसाइटी जो है उनसे मुस्कुराहट सीख सकते थे, है नहीं। किस प्रकार से मुस्कुराया जाता है, किस प्रकार घर के तौर तरीकों में रहा जा सकता है, ये सेन साहब की पुत्रियों से सीखा जा सकता था। चलिए आगे बात करेंगे। खोखा सेन साहब को कब प्राप्त हुआ। आंसर लिखेंगे बुढ़ापे में, ध्यान रखिएगा। खोखा सेन साहब को बुढ़ापे में, जब कोई उम्मीद न रह गई थी, जब कोई उम्मीद न रह गई थी, तब जा कर के खोखा का जन्म हुआ था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं खोखा सेन साहब को बुढ़ापे में प्राप्त हुआ था। चलिए बात कर लेते हैं आगे। सेन साहब पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं। इसका सिंपल सा आंसर होगा इंजीनियर, बिजनेसमैन इंजीनियर, ध्यान रखिएगा। सेन साहब जो है अपने खोखा अर्थात कासू को बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। हालांकि ऐसा कोई लक्षण खोखा में देखने को नहीं मिलता है। भले ही सेन साहब कहते फिरते हैं कि मेरे बेटे में इंजीनियर बनने की सारे के सारे गुण उपलब्ध है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो सेन साहब अपने पुत्र को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, यानी कि बिजनेसमैन इंजीनियर हम कह सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं, पत्रकार महोदय अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं। ठीक है, आंसर लिखेंगे जेंटलमैन अर्थात भला मानुस इंसान। ठीक है, जब सेन साहब, ध्यान रखिएगा, जब सेन साहब और उनके साथी, सेन साहब और उनके साथी, उन्हीं साथियों में से एक थे पत्रकार महोदय, है ना। जब बैठकर बात कर रहे होते हैं तो उन्हीं में चर्चा छिड़ता है कि कौन अपने बेटे को क्या बनाना चाहता है, किसका बेटा क्या बनेगा। उसी में जब पूछा जाता है सेन साहब से, तो सेन साहब, है ना, बोल पड़ते हैं कि मैं अपने बेटे को बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, है ना। जब यही सवाल पत्रकार महोदय से पूछा जाता है तो पत्रकार महोदय सिंपल सा जवाब देते हैं कि मेरा बेटा जो भी बने उनकी आज़ादी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा जेंटलमैन अर्थात भला इंसान यानी कि भला मानुस अवश्य बने। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए आगे बात करेंगे। आगे देखेंगे मदन की माँ सेन साहब को देखकर क्यों चुप हो गई। ठीक है, आंसर लिखेंगे सेन साहब के सटे होठों को देखकर, है ना, मदन की माँ, है ना, चुप हो गई। ध्यान रखिएगा, मदन की माँ जो है सेन साहब के सटे होठों को देख करके चुप हो गई। इस प्रकार से हम कह सकते वो सहम गई या डर गई। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। चलिए आगे देखेंगे कहानी का नायक कौन है। नायक की बात करें तो इसका मतलब होता है हीरो, और हीरो वही होता है जो इंसाफ के लिए लड़े, भलाई के लिए लड़े, है ना, अच्छाई के लिए लड़े, उसे हम लोग हीरो कहते हैं। ठीक है, तो जब आप पाठ पढ़ेंगे, पाठ का अध्ययन करेंगे, कहानी पढ़ेंगे, तो आपको समझ आएगा उस पाठ का सही मायने में जो नायक होगा वो होगा मदन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सही मायने में उस पाठ में नायक की भूमिका को निभा रहा है तो वह है मदन, ध्यान रखिएगा। चूँकि इंसाफ के लिए, भलाई के लिए और अच्छाई के लिए लड़ रहा है, और लड़ता भी है, और खोखा के 2-2 दांत तोड़ भी डालता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कहानी का नायक मदन है। चलिए आगे बात करेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं 20 के दांत शीर्षक कहानी किस शैली में लिखी गई है। ठीक है बच्चों, चलिए इसका उत्तर होगा व्यंग्य शैली में, ध्यान रखिएगा, व्यंग्य शैली में। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है 20 के दांत शीर्षक कहानी किस शैली में लिखी गई है तो इसका आंसर दीजिएगा व्यंग्य शैली में। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। चलिए अब बात करेंगे लघुतरीय प्रश्नोत्तर के बारे में।
ठीक है, अब बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं लघु उत्तरीय से पहला प्रश्न। लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, खोखा किन मामलों में अपवाद था। ठीक है, इसका आंसर सहज और सरल तरीके से हम इस प्रकार से लिख सकेंगे। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा VVI क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्न है ये बाबू रे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, लिखेंगे इसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे आप लोग और नोट करेंगे। खोखा अपने माता पिता के ढलती उम्र में पैदा हुआ था। ठीक है, खोखा तब पैदा हुआ था जब कोई किसी प्रकार के कोई उम्मीद न रह गया था उनके माता पिता के अंदर कि अब मुझे कोई औलाद होगा, तब जा कर के, है ना, खोखा का जन्म हुआ था। ठीक है, यानी कि खोखा अपने माता पिता के ढलती उम्र में पैदा हुआ था, इसलिए वह प्रकृति के नियम का अपवाद था। खोखा के माता पिता को उससे पहले सिर्फ लड़कियाँ ही थी, है ना। कहने का मतलब हुआ खोखा का जन्म होने से पहले उनके माता पिता के पास सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ थी, है ना, इसलिए उसे प्यार दुलार के नाम पर सभी तरह की आज़ादी थी। ठीक है, अब कहने का मतलब हुआ कि खोखा जो अपने घर में अकेला भाई था, पांच बहनें थी, 5 बहनों की एक भाई था और सबसे छोटा था, तो इसे सबसे ज़्यादा दुलार प्यार मिलता था। और कहा भी जाता है अपने गांव ग्राम में, है ना, गांव ग्राम में कहा जाता है दुलार में बच्चे जो है बिगड़ जाते हैं, वही सेम टू सेम खोखा के साथ हुआ था। वो दुलार प्यार में काफ़ी हद तक क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। ठीक है, आगे लिखेंगे उसके विध्वंसक, माफ़ कीजिएगा, आगे लिखेंगे उसके विध्वंसक कार्यों में भी उसके माता पिता उसमें इंजीनियर बनने की संभावना देखते थे। इस तरह खोखा हर एक मामलों में अपवाद था। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न का। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी। ठीक है, देख लेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसे शिक्षा तय की थी। चलिए इसका आंसर भी काफ़ी सहज और सरल तरीके से हम लिख सकते हैं। लिखेंगे सेन दंपति खोखा में इंजीनियर बनने की संभावना देखते थे, जो कि इस तरह का कोई भी लक्षण खोखा में नहीं था। ठीक है, वे उसे बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। इन संभावनाओं के लिए उन्होंने कारखाने के बढ़ई मिस्त्री को घर पर बुलाकर उसे कुछ ठोक पीट कर खोखा को ट्रेन करने का इंतजाम किया था। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे। यह प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, VVI प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। सेन साहब और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। इसका आंसर हम काफ़ी सहज और सरल तरीके से इस प्रकार से लिख सकते हैं। ध्यान से आप लोग देखिएगा और नोट भी कीजिएगा। लिखेंगे सेन साहब और उसके मित्रों के बीच पुत्रों के भविष्य में कुछ होने की बात हुई। कहने का मतलब सेन साहब और उनके मित्रों के बीच अपने अपने पुत्र यानी कि अपने अपने बेटों के भविष्य के बारे में बात होता है ना। उसमें क्या कहता है, सेन साहब सबसे पहले, है ना, बोल उठे कि वो अपने पुत्र को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। जैसे ही दोस्तों में मित्रों के बीच जब बात शुरू होता है अपने बेटों को लेकर के, तो उसमें सेन साहब सबसे पहले बोल उठते हैं कि मैं अपने पुत्र को बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। ठीक है, यही बात जब पत्रकार महोदय से पूछा गया कि वह अपने बच्चे के भविष्य में, है ना, उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने बहुत ही सहज और सुंदर जवाब देते हैं। क्या देते हैं देखिएगा, तब उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने। ठीक है, आगे देखेंगे, और जो कुछ बने, है ना, उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। इस प्रकार पत्रकार महोदय अपना उत्तर देते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे। ठीक, चलिए जितने सारे प्रश्न यानी कि जितना प्रश्न आपको करवाया जा रहा है 20 के दांत से, सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान रखिएगा, है ना। पूरा का पूरा चैप्टर जो है 20 के दांत, पूरा का पूरा चैप्टर जो है VVI चैप्टर, ध्यान रखिएगा आप लोग, पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक है, इन सारे प्रश्न उत्तर को आप लोग एक नोटबुक में नोट कर लेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस पार्ट से बहुत सारा ऐसा प्रश्न है जो पूछा जाएगा और हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का भी आंसर हम काफ़ी सहज और सरल तरीके में दे सकते हैं। लिखेंगे इसका आंसर, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार समाज में फैली असमानता के बारे में बताना चाहते हैं। एक गरीब बच्चा जब गाड़ी को छूकर देखना चाहता है
तो उसे ढकेल कर गिरा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर एक अमीर ज़्यादा गाड़ी को नुकसान भी पहुंचाता है तो उसमें इंजीनियर बनने की संभावना देखी जाती है। इस विवाद के द्वारा कहानीकार गरीब के अंदर में पनपते विरोध को भी बताना चाहते हैं, क्योंकि मदन बार बार ड्राइवर पर झपटता है। कहने का मतलब हुआ कि मदन और ड्राइवर के झगड़े के बीच, है ना, विवाद के द्वारा कहानीकार जो है यह बताना चाहते हैं कि किस प्रकार समाज में गरीब और अमीर के बच्चों के साथ, है ना, व्यवहार किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इस कहानी में भी यही बताया गया है किस प्रकार से एक गरीब बच्चा के साथ और किस प्रकार से एक अमीर बच्चे के साथ व्यवहार किया जाता है हमारे समाज में। और ये काफ़ी सटीक और, है ना, काफ़ी सटीक और वास्तविक बातें हैं। ये हमारे समाज में आज भी ऐसा देखने को मिल जाता है। चलिए अब बात करेंगे, चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखलाना चाहता है? चलिए लिखेंगे इसका आंसर, लिखेंगे कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू का खेल था। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण आखिर क्या था। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था, ध्यान रखिएगा कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू था। ध्यान रखिएगा, कासू वही जिसे खोका कहा जाता है, जो सेन साहब के पुत्र था। ध्यान रखिएगा, जो सेन साहब का पुत्र था। मदन, मदन जो थे गिरधर के पुत्र थे। ध्यान रखिएगा, मदन जो था गिरधर का पुत्र था। मदन एक गरीब बालक था और वहीं कासू एक अमीर ज़्यादा था, यानी कि अमीर बालक था, ठीक है। इन्हीं दोनों के बीच यह कहानी घूमता है और गढ़ा गया है। ध्यान रखिएगा। चलिए लिखेंगे, कासू और मदन के बीच झगड़ा का कारण लट्टू का खेल था, जिसे गली के लड़के गली में खेल रहे थे। जब कासू गली में पहुंचा तो बच्चों को खेलते देखकर कासू का मन भी खेलने के लिए मचल गया, जिसे खेल का नेता मदन उसे खेलने नहीं दिया, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग बात? यानी कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण था लड्डू का खेल, है ना। गली में लड़के लट्टू का खेल खेल रहे थे। जब कासू पहुंचा तो उसका भी मन हुआ कि हम भी लट्टू का खेल खेलेंगे, लेकिन जैसे ही वो अपना इच्छा जाहिर करता है कि हम भी खेलना चाहते हैं तो उस खेल के बच्चों का जो लीडर था वो था मदन। मदन उसे मना कर देता है कि हम नहीं खेलने देंगे, है ना। यानी कि मदन उसे खेलने नहीं दिया गया, यानी कि मदन उसे खेलने नहीं देता है, ठीक है। इस पर कासू ने मदन को एक घूंसा मारा। जैसे ही मदन मना कर दिया कि हम तुमको लट्टू का खेल नहीं खिलाएंगे, तो कासू ने मदन को एक घूंसा मार दिया, है ना, जिसे हम लोग अपने आम भाषा में कहते फैट, एक फैट मार दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, मदन ने भी उसे मारकर उसे घर पहुंचा दिया। इस प्रसंग के द्वारा लेखक दिखाना चाहते हैं कि अगर बच्चों के बीच में बड़े लोग नहीं आए तो गरीब का बच्चा भी कमज़ोर नहीं होता है, वो अपने अपमान का बदला खुद ले सकता है। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। चलिए देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन का क्या तात्पर्य है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी गंभीर है ना, काफ़ी गंभीर प्रश्न है ये, ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। क्या कहा जा रहा है लेखक के द्वारा कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, ऐसा क्यों होता है? चलिए देखेंगे इसका उत्तर। इसका उत्तर भी काफ़ी सहज और सरल है बाबू रे, ध्यान से इसे देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में झोपड़ी वाले अपने ही खिलाफ महल वाले का साथ देते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब महल और झोपड़ी वाले की, बिल्कुल सही बात है, जब महल और झोपड़ी वालों में लड़ाई होता है तो झोपड़ी वाले जो क्या करते हैं, महल वालों की ही तरफदारी करते हैं, यानी कि उनके ही पक्ष में खड़े हो जाते हैं, यानी कि अपने झोपड़ी वालों के ही विपक्ष में क्या हो जाते हैं, यानी कि खिलाफ में खड़े हो जाते हैं। कारण यह होता है कि झोपड़ी वालों को हार मानना पड़ जाता है और वह क्या करते हैं, महल वालों के सामने झुक जाते हैं और अपनी हार मान लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे। इसका उदाहरण है कि उस लड़ाई और अर्थात मदन और कासू की लड़ाई में सभी बच्चे ने कासू के पक्ष में बयान दिया। कोई भी यह नहीं कह सका कि पहले कासू ने ही मदन पर हमला किया था। कहने का मतलब हुआ, जब कासू और मदन के बीच झगड़ा होता है ना, तो पहले मारने की शुरुआत जो करता है वो कासू ही करता है। कासू ही सबसे पहले मदन को मारता है ना। उसके बाद मदन जवाब में क्या करता है, उसे मारने का काम करता है। लेकिन जब यही बात है ना गली में खेल रहे सभी बच्चों से पूछा गया तो कोई भी बच्चा मदन के पक्ष में है ना बयान नहीं दिया, यानी कि गवाही नहीं देता है ना। लड़ाई में तो किसी ने किसी की मदद नहीं की, पर साथ भी तो मदन का किसी ने नहीं दिया था। ठीक है, इस प्रश्न का इस प्रकार से आंसर लिखेंगे। चलिए देखते हैं आगे अगला प्रश्न। रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर
मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय, ठीक है, दंडित करने की बजाय अपने छाती से क्यों लगा लेता है? ठीक है, इसका आंसर लिखेंगे, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर दंडित करने के बजाय छाती से लगा लेता है, क्योंकि सत्य को तो वह भी जानता था, फिर भी अपने बेटे की पिटाई कई बार कर चुका था। उसे सदैव मदन के वजह से अपनी नौकरी जाने का डर लगा रहता था। लेकिन इस बार जब उसके बेटे ने अपने बार बार के अपमान का बदला खुद ही ले लिया तो उसे अपने बेटे पर गर्व हुआ, इसलिए उसे अपने बेटे पर प्यार आया और दंडित करने के बजाय छाती से लगा लेता है, क्योंकि उसे नौकरी से निकाला जा चुका था। अब यहाँ पे मिस हो गया है, ध्यान रखिएगा, अब होगा, अब उसे नौकरी जाने का डर नहीं था, उन्हें कोई किसी प्रकार का कोई डर नहीं था, इसलिए अपने बेटे को मारने के बजाय, पीटने के बजाय उन्हें छाती से लगा लेता है। कहता शाबाश बेटे शाबाश, तूने खोखा के तो दो दांत तोड़ डाले वे, है ना। इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, है ना, प्रश्न नंबर 9। क्या कह रहा है? कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। लिखेंगे इसका आंसर, कहानी का शीर्षक है 20 के दांत। कहानी की शुरुआत अमीरों के अहंकार से हुई है। अमीरों के अहंकार को लेखक ने 20 के दांत कहा है, ध्यान रखिएगा, है ना। अगर आपसे पूछा जाए, है ना, 20 के दांत किसे कहा गया है, तो ध्यान रखिएगा, अमीरों के अहंकार को 20 के दांत कहा गया है। अपनी अमीरी के कारण ही सेन साहब हमेशा मदन को उपेक्षा के भाव से देखते हैं, है ना। कहने का मतलब वो सेन साहब को अपनी अमीरी पर जो है कुछ ज़्यादा ही घमंड और गुमान था, जिसके कारण वो गरीबों को, है ना, बेसहारों को वो क्या करते थे, नीच भाव से देखा करते थे, ठीक है। और उसके पिता को अपमानित करते हैं तथा उसे दंडित करवाते हैं। अपने पुत्र की बुराई को उसके इंजीनियर बनने की संभावना बताते हैं। कहानी के अंत में मदन ने अपने अपमान का बदला कासू के दांत, है ना, को तोड़ कर लिया है, ठीक है। आगे लिखेंगे, ठीक है, आगे लिखेंगे, कासू का दांत तोड़ना उसके अहंकार का चूर चूर करना है, इसलिए कहानी का शीर्षक 20 के दांत बिल्कुल सार्थक है। कहने का मतलब इस कहानी का नाम दिया गया है 20 के दांत, है ना। और जब आप कहानी पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि इस कहानी का नाम जो दिया गया है 20 के दांत बिल्कुल सार्थक है, बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 10। सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। लिखेंगे इसका आंसर, सेन साहब को 5 बेटियां हैं और 1 बेटा था। बेटियों को वे कड़े अनुशासन में रखते थे, पर बेटा को इतना अधिक प्यार करते थे कि अनुशासन तो दूर वह सामान्य व्यवहार भी नहीं कर पाता था। उसकी गलतियों को वे भविष्य में होने वाले अच्छे गुण का संस्कार मानते थे, ठीक है। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिखेगा। सेन साहब जो थे अपने 5 बेटियों को अच्छा संस्कार दिए, हालांकि बेटियों को संस्कार अच्छा दिए थे, है ना। बेटियों को वह कड़े अनुशासन में रखते थे, पर बेटा को इतना अधिक प्यार करते थे, इतना छूट दे रखे थे कि वह अनुशासन तो दूर सामान्य व्यवहार भी नहीं कर पाता था, है ना। उसकी गलतियों को वह भविष्य में होने वाले अच्छे गुण और इंजीनियर बनने की संभावना बताते थे, है ना। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे। चलिए लिखेंगे अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, और शायद ये आखिरी प्रश्न है। देखेंगे, आपकी दृष्टि में 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर, यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर हम लिखेंगे, मेरे दृष्टि में कहानी का नायक मदन है, क्योंकि इस कहानी के द्वारा लेखक अहंकार रूपी बुराई को दिखाते हैं। बुराई का अंत करने वाला ही तो नायक होता है। कहानी का अंत मदन के द्वारा कासू के दांत तोड़ने से हुआ है, जो मदन में छुपे एक नायक को दर्शाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे। कहने का मतलब हुआ कि इस कहानी में नायक यानी कि हीरो के रूप में किसे दर्शाया गया है, तो इस कहानी में हीरो के रूप में मदन को दर्शाया गया है, ठीक है।